नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी जियोग्राफी का ये आज 20वां सेशन होगा, ठीक है, जिसमें कि एमसीक्यू का पूरा हम कर रहे हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नदियां अपनी युवावस्था में वी आकार की गहरी घाटियां बनाती हैं। और दूसरा कथन है, प्रौढ़ावस्था में नदियां विसर्प बनाती हैं। और तीसरा कथन है, वृद्धावस्था में नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा जो एक प्रॉफिट होता है, आप ये कहिए कि इससे जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न भी यहाँ पे हमने लिए हैं वो बिल्कुल कंसेप्चुअल प्रश्न है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपसे प्रश्न होंगे, अदरवाइज फिर ये नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने से एक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आप उसको फैक्ट के साथ मिला सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप जो भूलने वाली जो टेंडेंसी होती है वो समाप्त होती चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब ये समझिए आपकी बहुत ही नेसेसरी है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट बिल्कुल दिए गए हैं। तो वी आकार की घाटी, गहरी घाटियाँ अपनी कब बनाती हैं? वो जो यूथ अवस्था में होती हैं, और जब वो विसर्प कब बनाती हैं? प्रौढ़ावस्था में। और वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती हैं। तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नदियां अपनी युवावस्था में तीव्र अवधोमुखी अपर्दन के कारण वी आकार की गहरी घाटियां बनाती हैं। और प्रौढ़ावस्था में नदियां अपने मार्ग में क्या करती हैं? विसर्प का निर्माण करती हैं, क्योंकि उनका जो बहाव होता है वो धीमा हो जाता है, जो नदियों के बहाव की मंद गति और निक्षेपण के कारण होता है। और वृद्धावस्था में नदियां समुद्र या झील में मिलने से पहले अवसाद को जमा करती हैं, जिससे क्या होता है? डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, स्टैग्लेमाइट भूमिगत गुफाओं की छत के नीचे की ओर लटकते रहते हैं। और दूसरा कथन है, स्टेलैक्टाइट भूमिगत गुफाओं की भूमि से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा है, स्टेलोमाइट और स्टेलेक्टाइट के मिलन से क्या बनता है? कॉलम यानी स्तंभ बनता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, द यूनियन ऑफ स्टेलेगमाइट एंड स्टेलेक्टाइट फॉर्म्स ए कॉलम। ओनली 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों गलत हैं, ठीक है। यानी भूमिगत गुफाओं की छत के नीचे की ओर नहीं लटकते हैं, और ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ते, ये दोनों अपोजिट लिखे गए हैं आपस में। चलिए एक्सप्रेशन देखते हैं। तो स्टेलेक्टाइट जो होते हैं भूमिगत गुफाओं की छत के नीचे की ओर लटकते हैं, जबकि स्टेलेगमाइट जो होते हैं भूमि से छत की ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक स्तंभ का निर्माण होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ओनली 3 इज करेक्ट, 1 एंड 2 इज रॉन्ग हियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पवन अपरदन से मशरूम चट्टान का निर्माण होता है। और दूसरा कथन है, पवन निक्षेपण से बालुका स्तूप यानी सैंड ड्यून्स बनते हैं। और तीसरा कथन है, पवन अपरदन से बाजदा का निर्माण भी होता है। कौन सा सही है इसमें से? तो देखिए, विंड इरोजन से बाजदा का निर्माण नहीं होता है। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो पवन अपरदन से मशरूम जो रॉक होती है उनका निर्माण होता है, जो चट्टान के निचले हिस्से में अधिक अपरदन के कारण होती हैं। और पवन निक्षेपण जो होते हैं सैंड ड्यून्स बनते हैं, यानी बालुका स्तूप बनते हैं, जो रेत के जमाव से उत्पन्न होते हैं। और बाजदा का निर्माण जलोढ़ पंखों के आपस में मिलकर विस्तृत समतल बनाने से होता है, जो पवन अपरदन से रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट हियर। ओके, तो यहाँ पे केवल एक और दो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हिमनद अपरदन से सर्ग का निर्माण होता है। दूसरा कथन है, हिमनद निक्षेपण से मोरेन बनते हैं। और तीसरा जो कथन दिया गया, हिमनद अपरदन से ड्रमलिन का निर्माण होता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो ग्लेशियर इरोजन से ड्रमलिन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो हिमनद अपरदन से सर्ग का निर्माण होता है, जो अर्ध वृत्ताकार गर्त होते हैं। और हिमनद निक्षेपण से मोरेन बनते हैं, जो हिमनद द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से उत्पन्न होते हैं। और ड्रमलिन भी हिमनद निक्षेपण से बनते हैं, न कि अपरदन से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिमनद अपरदन नहीं, निक्षेपण से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गार्ज एक गहरी और सकरी घाटी होती है। दूसरा, कैनियन की चौड़ाई ऊपरी भाग में अधिक होती है। और तीसरा, गार्ज और कैनियन दोनों का निर्माण नदी अपरदन से होता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। गार्ज क्या होते हैं, कैनियन क्या होते हैं, पूरी चीज यहाँ पे यानी पूरी डिफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो गार्ज एक गहरी और सकरी घाटी होती है, जबकि कैनियन क्या होती है? चौड़ाई ऊपरी भाग में अधिक होती है कैनियन की। और दोनों का निर्माण जो नदी अपरदन से होता है, यानी रिवर एरोजन से होता है। और विशेषकर कठोर चट्टाने वाले क्षेत्रों में ही ये
जो गार्ज और कैनियन, इन सारी चीज़ों का निर्माण होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कार्स्ट प्रदेशों में स्टेलेग्माइट का निर्माण चूना पत्थर की कंदराओं की छत से टपकते जल से होता है। दूसरा है स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से नीचे की ओर लटकते हैं। और तीसरा कथन है स्टेलेग्माइट का निर्माण कंदराओं की भूमि पर नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट 1 एंड 2 में दोनों अपोजिट चीज़ें आपस में लिखी गई हैं, है ना। ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। एक्सप्रेशन, तो स्टैलेग्माइट कंदराओं की भूमि पर नीचे से ऊपर की ओर बनने वाले चूना पत्थर के निक्षेप होते हैं, जबकि स्टैलेक्टाइट जो होते हैं छत से नीचे की ओर लटकते हैं। हमने ऊपर वाले प्रश्न में ही देखा है। सो केवल 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बरखान रेतीले मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे होते हैं। दूसरा, बरखान का उत्तल भाग पवन की दिशा की ओर होता है। तीसरा है बरखान का अवतल भाग पवन की विपरीत दिशा में होता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो देखिए बरखान के बारे में सारी चीज़ें इन 3 स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बरखान क्या होते हैं? तो बरखान रेतीली मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे होते हैं। और बरखान का जो उत्तल भाग होता है वो पवन के विपरीत दिशा में होता है, और अवतल भाग जो है वो पवन के दिशा की ओर होता है। सो ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बरखान जो है अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे होते हैं जिनका उत्तल भाग पवन की विपरीत दिशा में और अवतल भाग पवन की दिशा में होता है। तो ये दोनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्लाया जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलें होती हैं। दूसरा है प्लाया में जल का वाष्पीकरण होने से लवणीय जो पार्ट होता है वो अवशेष रह जाता है। और तीसरा है प्लाया का उपयोग कृषि के लिए उपयुक्त होता है। अब जब सारी चीज़ें दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उथली जल की झीलें होती हैं और इसका जब वाष्पीकरण हो जाता है तो उसमें लवणीय जो पार्ट होता है वो अवशेष रहता है, तो कृषि के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है ना। सो ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो प्लाया मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलें होती हैं जहां जल के वाष्पीकरण से लवणीय अवशेष रह जाते हैं, जिससे यह भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गार्ज एक संकीर्ण और गहरी घाटी होती है। दूसरा, गार्ज का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया से होता है। और तीसरा कथन है गार्ज का तल ऊपरी भाग की चौड़ाई समान होती है। गार्ज के तल के ऊपरी भाग की चौड़ाई समान होती है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए। हमने ऊपर अभी गार्ज और कैनियन के बारे में बेसिक जो डिफरेंस था वो देखा है। तो गार्ज एक संकीर्ण और गहरी घाटी होती है जिसका निर्माण नदी की अपरदन क्रिया से होता है और इसके तल का ऊपरी भाग की चौड़ाई लगभग समान होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से होता है। दूसरा कथन है डेल्टा त्रिभुजाकार समतल मैदान होता है। तीसरा कथन है डेल्टा का निर्माण केवल समुद्र में ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि डेल्टा फॉर्म्ड ओनली इन सी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे डेल्टा हैं जिनका समुद्र से कोई रिलेशन नहीं है। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से होता है जो त्रिभुजाकार समतल मैदान होता है। यह नदियों के समुद्र या बड़ी झीलों यह नदियों के समुद्र या बड़ी झीलों में मिलने से बनता है, ना कि केवल समुद्र में। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हिमोड हिमनदों द्वारा निक्षेपित अवसाद होते हैं। दूसरा कथन है जो लेटरल मोराइन होते हैं यानी पार्श्व हिमोड होते हैं हिमनदों के दोनों किनारों पर पाई जाती है। और तीसरा कथन है मध्य हिमोड दो हिमनदों के मिलने से बनते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, यानी हिमोड, पार्श्व हिमोड और मध्य हिमोड, सबकी डिफिनेशन बिल्कुल आपस में करेक्ट है। तो हिमोड हिमनदों द्वारा निक्षेपित तलछट होते हैं। पार्श्व हिमोड हिमनद के दोनों किनारों पर पाई जाती है, जबकि मध्य हिमोड तब बनती हैं जब दो हिमनद आपस में मिलते हैं और उनके बीच तलछट का जमाव होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पेडी प्लेन निम्नीकृत स्थल रूप का अंतिम चरण होता है। और दूसरा कथन है पेडी प्लेन का निर्माण नदी अपरदन से होता है। और तीसरा कथन है पेडी प्लेन मुख्य रूप से हिमनदों द्वारा बनाया जाता है। तो पेडी प्लेन फॉर्मेशन मेनली ग्लेशियर, ऐसा सही नहीं है, ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट होगा। तो पेडी प्लेन एक निम्नीकृत स्थल रूप है जो नदी अपरदन की अंतिम अवस्था से बनता है जब उसकी ऊंचाई में क्या होता है, कमी आती है। और यह हिमनदों द्वारा नहीं बल्कि वाटर एरोजन से उसके कारण बनता है।
तो ये 3 गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यार्डंग कठोर और नरम चट्टानों के अंतर से बनता है। दूसरा कथन है यार्डंग का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। और तीसरा कथन है यार्डंग मुख्य रूप से पवन अपरदन का परिणाम होता है। तो यहाँ पे यार्डंग का निर्माण हिमनद द्वारा नहीं होता है। ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो यार्डंग जो है पवन अपरदन से बनता है, जब कठोर और नरम चट्टानों के बीच का अंतर अपरदन की दर को प्रभावित करता है, और हिमनद में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गोखुर झील, जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, नदी के विसर्प के अलग होने से बनती है, और गोखुर झील मुख्य रूप से पवन निक्षेपण का परिणाम होती है। और तीसरा कथन है गोखुर झील पुराने विसर्प की छाड़न होती है, यानी आउटवॉश होता है ये। तो गोखुर झील जो है पवन निक्षेपण का परिणाम तो नहीं होती है ना, तो 1 और 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गोखुर झीलें तब बनती हैं जब नदी के विसर्प समय के साथ अलग हो जाते हैं, और यह मुख्य नदी से नदी के अपरदन और निक्षेपण के कारण होता है, न कि जो निक्षेपण के कारण। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सर्क हिमनद अपरदन द्वारा निर्मित स्थल रूप है। दूसरा है सर्क आमतौर पर यू आकार की घाटी में स्थित होता है। और तीसरा कथन है सर्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। तो सर्क का निर्माण हिमनदों में होता है, पवन में नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। तो सर्क हिमनदों द्वारा निर्मित एक गहरा अवतल स्थल रूप है, जो अक्सर यू आकार की घाटियों में पाया जाता है, और ये हिमनद अपरदन से होता है, पवन अपरदन से नहीं होता है। सो ऑप्शन 3 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है फ्योर्ड हिमनदों द्वारा निर्मित एक गहरी घाटी होती है। और दूसरा है फ्योर्ड समुद्र के पानी से भर जाता है। तीसरा कथन है फ्योर्ड का निर्माण मुख्य रूप से पवन द्वारा होता है। तो फ्योर्ड का निर्माण वहाँ नहीं होता है। फ्योर्ड इज फॉर्म्ड मेनली बाई किससे? वाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो फ्योर्ड एक गहरी हिमनद घाटी होती है जो समुद्र के पानी से भर जाती है और हिमनदों द्वारा निर्मित होती है, न कि पवन के द्वारा। तो फ्योर्ड किससे निर्मित होती है? वो हिमनदों के द्वारा निर्मित होती है, ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जो है भूमिगत गुफाओं में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है स्टैलेक्टाइट छत के नीचे लटकते हैं, जबकि स्टैलेग्माइट नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा कथन है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का निर्माण पवन अपरदन से होता है। फिर यहाँ पे तीसरा तो नहीं सही होगा ये, है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जो है ये चूना पत्थर की गुफाओं से बनते हैं, और स्टैलेक्टाइट छत से नीचे लटकते हैं, जबकि स्टैलेग्माइट भूमि से ऊपर बढ़ते हैं, और इसका निर्माण पवन अपरदन से नहीं बल्कि जल में घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण से होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हिमानी धौत मैदान यानी आउटवॉश प्लेन जिसको कहते हैं, हिमानी जलोढ़ निक्षेप से बनते हैं। दूसरा कथन है हिमानी धौत मैदान में मुख्य रूप से बजरी, रेत, चिकनी मिट्टी और मृत्तिका शामिल होती हैं। और तीसरा कथन है हिमानी धौत मैदान केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। आप इसको सिर्फ आउटवॉश प्लेन ही पढ़िए, वही सही रहेगा, है ना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ग्लेशियर आउटवॉश प्लेन इज फॉर्म्ड ओनली इन माउंटेनियस रीजन, तो ऐसा सही नहीं है। ओनली 1.2 इज करेक्ट। तो हिमानी धौत मैदान हिमालय जलोढ़ निक्षेप से बनते हैं, जिसमें बजरी, रेत, चिकनी मिट्टी और मृत्तिका शामिल होती है, और ये मैदान महाद्वीपीय हिमनदों से दूर पाए जा सकते हैं, न कि केवल पर्वतीय क्षेत्रों में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आउटवॉश प्लेन के बारे में सब कुछ था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ड्रमलिन हिमनद निक्षेपण से बना स्थल रूप है। दूसरा कथन है ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा में समानांतर होते हैं। और तीसरा कथन है ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग पिच यानी टेल कहलाता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो द ग्लेशियर फेसिंग पार्ट ऑफ द ड्रमलिन इज कॉल्ड टेल, ये गलत है। बाकी 1 और 2 सही होगा। क्यों गलत है? तो ड्रमलिन हिमनद निक्षेपण से बनता है, और इसके लंबे भाग हिमनद प्रवाह दिशा में समानांतर होते हैं, और इसका अग्रभाग क्या होता है? स्टास, और पृष्ठभाग को क्या कहा जाता है? टेल कहा जाता है। तो यहाँ पे ड्रमलिन का जो सम्मुख भाग है, यानी जो फेसिंग पार्ट है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको स्टास कहा जाएगा, ना कि टेल कहा जाएगा। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है नदी जलोढ़ मैदानों में हिमानी धौत मैदान है, जिसको आउटवॉश प्लेन कहते हैं, एक ही प्रकार के स्थल रूप होते हैं। और दूसरा कथन है नदी जलोढ़ मैदान मुख्य रूप से नदी द्वारा लाए गए अवसादों से बनते हैं। और तीसरा कथन है हिमानी धौत मैदान हिमनदों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित होते हैं।
आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो नदी जो जलोढ़ मैदान और हिमानी धौत मैदान, ये दोनों एक ही प्रकार के स्थल रूप में नहीं बनते हैं। 2 और 3 करेक्ट होगा। तो नदी जलोढ़ मैदान और हिमानी धौत मैदान अलग अलग स्थल रूप होते हैं। नदी जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनते हैं, जबकि जो हिमानी धौत मैदान होते हैं वो हिमनदों द्वारा लाए गए निक्षेप से बनते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओनली 2 एंड 3 इज करेक्ट, 1 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ये 20 सीरीज की जो एक सॉरी ये 20 जो क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो सेशन समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और बाकी दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए